नो बेसिक्स के इस चैनल पे आप सबों का फिर से स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1757 से लेके 1857 के बीच में कुछ विद्रोह हुए हैं। उन्हीं विद्रोहों को हम देखेंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति पर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, उस समय के इस पीरियड में जो भी विद्रोह हुए हैं, इसको चार भागों में बांट सकते हैं, चार तरीके में बांट सकते हैं, चार कैटेगरी इसको कह सकते हैं। तो वो चार कैटेगरी हैं। पहला कैटेगरी है जिसे कि नागरिक विद्रोह हम कह सकते हैं। दूसरा जो है वो किसान विद्रोह, तीसरा जनजातीय विद्रोह और चौथा सैनिक विद्रोह। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने 1757 में बंगाल पे अपना नियंत्रण स्थापित किया। यहाँ पे जो अपनी आर्थिक नीतियाँ लागू की नवाबों के माध्यम से या खुद जब अपने हाथों में वो उनका नियंत्रण आता है, तो जो अपनी आर्थिक नीति अपनाते हैं उसका नतीजा ये निकलता है कि समाज के एक बड़े वर्ग में असंतोष फैलता है। वो असंतोष के जो मुख्य कारण होते हैं, सबसे बड़ा कारण तो आर्थिक कारण ही होता है। आर्थिक कारण का मतलब है किसी का अगर जेब खाली है, पेट खाली है, तो वैसा आदमी ही विद्रोह करता है। तो यही कारण उस समय बनता है। किसानों से जुड़े हुए बात को अगर देखेंगे तो भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेज़ों ने जो अपनाई वो एक बहुत बड़ा कारण था। अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग कारण होते हैं। बंगाल में जो कारण होता है वहाँ पे जमींदारी व्यवस्था अपनाई जाती है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो क्षेत्र है, तो उस व्यवस्था में जो ज़मीन के मालिक हैं वो ज़मींदारों को बना दिया जाता है और किसानों से ज़मीन को छीन लिया जाता है, उनसे मालिकाना हक छीन जाता है। तो किसान का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है उसमें असंतोष फैलता है। साथ में जब ज़मींदारी व्यवस्था लगाई जाती है तो स्थिति ऐसी होती है कि जब फसल कम होता है, अकाल पड़ते हैं, सूखा पड़ता है, तो वैसी स्थिति में टैक्स पर भी कोई छूट नहीं दी जाती है, बल्कि कई मामलों में तो टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। अब उस समय में हम लोगों ने देखा है पीछे की वीडियो में कि बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ता है और अकाल जो है सो एक नियमित अंतराल पे आते ही रहते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने नीति ही ऐसी बना रखी थी कि वो अकाल पड़ता है। अब अकाल जब पड़ता है तो उसका दो रूपों में प्रभाव पड़ता है। एक तो है कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे, खाने के लिए अनाज नहीं है। दूसरी बात होती है कि इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो इन सब कारणों से एक बहुत बड़े वर्ग में असंतोष फैलता है। अगर आर्थिक कारणों पे ही जाएं तो और भी आर्थिक कारण होते हैं, जैसे कि भारतीय जो शिल्पकार और हस्तकला के जो छोटे मोटे उद्योग धंधे होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं, वो उद्योग धंधे चौपट हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा शिल्प वर्ग या व्यवसायी वर्ग बेरोजगार हो जाता है, उनकी रोजगार छीन जाती है। तो वो एक आंदोलन का या विद्रोह में हिस्सा लेते हैं। तो उसके बाद धार्मिक कारण होते हैं। अंग्रेज़ों ने कई ऐसी नीतियां बनाई, खास करके 1813 के बाद जो एक्ट लाया जाता है, यहाँ पे ईसाई मशीनरियों का आगमन होता है और वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और साथ में हिंदू और मुस्लिम धर्म या भारत में जितने भी धर्म होते हैं, उन सब धर्मों में व्याप्त जो कमियां होती हैं, जो कुरीतियां होती हैं, उनका वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दुष्प्रचार करते हैं। उसके बारे में भारतीय धर्मों को वो नीचा दिखाते हैं, ईसाई धर्म को ऊपर मानते हैं। बहुत सारी कुप्रथाएं होती हैं, सामाजिक कुप्रथाएं, उसको भी अंग्रेज़ों ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। तो इन सब कारणों का नतीजा होता है कि कई विद्रोह इस कालखंड में, अर्थात 100 वर्ष में कई विद्रोह होते हैं। उन्हीं विद्रोहों को हम देखते हैं। तो पहला जो विद्रोह, प्रमुख विद्रोह है, वो है सन्यासी विद्रोह। 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक ये चलता है। और जैसा कि नाम से जाहिर होता है, ये सन्यासियों के द्वारा किया गया विद्रोह था और इसका नामकरण सन्यासी विद्रोह के रूप में उस समय के बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स करते हैं। और इससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं, इस विद्रोह से जो जुड़े हुए लोग होते हैं, वो मुख्यतः शंकराचार्य के अनुयायी होते हैं और साथ में गिरी संप्रदाय से जुड़े हुए लोग होते हैं।
तात्कालिक कारण बनता है कि एक तीर्थ यात्रा होती है, तीर्थ यात्रा पे रोक लगा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। इसके विरुद्ध में सन्यासियों के द्वारा विद्रोह किया जाता है और बाद में इसका असर पड़ता है कि समाज के अन्य जो लोग होते हैं, खास करके किसान वर्ग, वो भी विद्रोह कर देते हैं जमींदारों के विरुद्ध और अंग्रेजों के विरुद्ध। मतलब वो भी सन्यासी विद्रोह में हिस्सा ले लेते हैं। इससे इस विद्रोह का रूप व्यापक हो जाता है। इस विद्रोह का एक नारा होता है वंदे मातरम, और ये गुरीला नीति अपनाते हैं। अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध में एक हिंसक नीति अपनाई जाती है। उन्हें पकड़ पकड़ कर मारा जाता है, छुप कर हमला किया जाता है। इसी को गुरीला नीति कहा गया। अब सन्यासी विद्रोह के पृष्ठभूमि पे ही एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है आनंद मठ। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी आनंद मठ में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का जिक्र है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज सुफलाम करके जो गीत है, इसी आनंद मठ में लिखा गया है। तो इसकी पृष्ठभूमि जो है सन्यासी विद्रोह ही है, और आंदोलनकारियों का या विद्रोहियों का कह लें कि नारा होता है वंदे मातरम। और अब इसके जो प्रमुख नेता होते हैं वो होते हैं मजमून शाह, मूसा शाह, द्विज नारायण, चिराग अली, देवी चौधरानी। तो इसमें से मजमून शाह और देवी चौधरानी काफ़ी महत्वपूर्ण फिगर हैं। ये आंदोलन को एक नेतृत्व देते हैं। और देवी चौधरानी पर एक और किताब बंकिम चंद्र चटर्जी ने देवी चौधरानी के नाम से ही लिखी है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं अगले, हाँ इसके पहले एक और बात, ये इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाई थी, जिसके अंतर्गत इसको सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया गया था, हिंदू और मुस्लिम का रूप देने का प्रयास किया गया था। और ये प्रचारित किया गया कि ये एक सांप्रदायिक आंदोलन है, सांप्रदायिक विद्रोह है। परंतु यह सफल नहीं हो पाया, क्योंकि अर्थात अंग्रेजों की ये नीति सफल नहीं हो पाई, क्योंकि इस आंदोलन में, इस विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध करते हैं। तो इसलिए इसका देख लीजिए, नेता जो है मजमून शाह हैं। अब अगला प्रमुख विद्रोह है वो है फकीर विद्रोह। 1776 से लेकर 77 के बीच में चलाया जाता है, बंगाल में ही, और मुस्लिम फकीरों के द्वारा चलाया जाता है। फकीर किसे कहा जाता है, तो मुस्लिम गुरुओं को फकीर कहा जाता है, जो कि घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं और घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करते हैं, अपने पंथ का प्रचार करते हैं। तो उन्हीं के द्वारा यह विद्रोह किया जाता है, और इसका भी कारण होता है अधिक कर और जमींदारों के विरुद्ध। बाद में इस फकीर विद्रोह में किसान लोग भी शामिल हो जाते हैं। तात्कालिक कारण तो फकीरों के द्वारा ही बनता है, नेतृत्व किया जाता है। इसके नेता, यही सन्यासी विद्रोह से जो जुड़े हुए नेता हैं वही लोग होते हैं, जैसे मजमून शाह। और मजमून शाह जो थे वो मदारी समुदाय के एक मुखिया थे। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि मजमून शाह एक महत्वपूर्ण फिगर हैं। तो ये मदारी समुदाय के एक मुखिया भी थे। और इसमें देवी चौधरानी, चिराग अली, अन्य लोग भी इस फकीर विद्रोह में शामिल होते हैं। अगला जो विद्रोह है वो है चुआर विद्रोह। 1766 से 72 के बीच में चलाया जाता है, और बंगाल और बिहार में ही चलाया जाता है। और इसका जो कारण होता है वो होता है अकाल पड़ना, और अकाल पड़ने के बावजूद भी किसानों के ऊपर में टैक्स बढ़ाया जाता है। तो वो कारण बनता है चुआर विद्रोह का। अगला विद्रोह है वहाबी आंदोलन। 1820 से लेकर 70 के बीच में ये चलता है, और इसके जो प्रवर्तक होते हैं वो होते हैं अब्दुल वहाब, जो कि तुर्की के होते हैं। भारत में इसको सैयद बरेलवी ने नेतृत्व प्रदान किया था। और इसमें क्या होता है कि मुसलमानों से जिहाद का आह्वान किया जाता है। मुस्लिमों में जिहाद एक काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है, फेमस वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि धर्म युद्ध। किसी भी चीज़ को अगर ख़त्म करना है
तो मुस्लिमों में तो वहाँ पर साधारणतः जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि लड़कर उनके विरुद्ध खत्म किया जाए। अब यहाँ पे जो जिहाद का आह्वान किया जा रहा है वो ब्रिटिशर्स को भारत से भगाने की बात की जा रही है। उसके लिए एक हिंसक आंदोलन या हिंसक विद्रोह का आह्वान किया जाता है, जिसे कि जिहाद का नाम दिया गया, जिहाद का आह्वान किया गया था। यह आंदोलन या विद्रोह सफल नहीं हो पाता है भारत में, और यह आंदोलन फेल हो जाता है, वहाबी विद्रोह। अगला महत्वपूर्ण विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह, जो कि 1840 से लेकर 1850 के बीच में चलता है और यह नॉर्थ ईस्ट में चलाया जाता है। इसके नेता होते हैं करम शाह, बाद के समय में इसका नेतृत्व करते हैं टीपू। ये जमींदारों के विरुद्ध चलाया जाता है और एक पंथ है पागल पंथ जिसे कहा जाता है, उसी पंथ के लोगों ने इस विद्रोह में हिस्सा लिया था, विद्रोह किया था, इसीलिए इसे पागल पंथी विद्रोह कहा जाता है। अब इसमें क्या है, इस विद्रोह का कारण होता है कि भाईचारा और समानता की बात इसमें की जाती है। समानता की बात है कि भारतीय और यूरोपियों के बीच में एक समान व्यवहार नहीं किया जाता है, सामाजिक विद्वेष फैलाया जाता है। तो इसी के विरुद्ध में एक विद्रोह चलता है जिसे पागलपंथी विद्रोह का नाम दिया जाता है। अब अगला विद्रोह है अहोम विद्रोह 1828 में, और इसका नेतृत्व करते हैं गोमधर कुंवर। यह असम में चलाया जाता है। इसके पीछे का कारण होता है बर्मा युद्ध। हम लोगों ने देखा हुआ है पीछे की वीडियो में कि एंग्लो बर्मा युद्ध होता है, जिसमें कि अंग्रेज बर्मा को जीत लेते हैं। जीतने के बाद क्या करते हैं कि वो बर्मा को विभाजित कर देते हैं 2 भागों में और एक हिस्से को मिला लेते हैं भारत में, अर्थात ब्रिटिश इंडिया में एक हिस्से को मिला लिया जाता है। जो हिस्सा मिलाया जाता है उसे अहोम क्षेत्र कहा जाता है और वहाँ पे निवास करने वाले निवासियों को अहोम कहा जाता है। तो अहोम लोग इसका विरोध करते हैं कि बर्मा को विभाजित क्यों किया गया और विभाजित करके एक हिस्से को ब्रिटिश इंडिया में क्यों मिलाया गया। इस बात का विद्रोह होता है और एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता है अहोम क्षेत्र में। फिर अगला एक है महत्वपूर्ण खासी विद्रोह। ये भी असम और मेघालय के क्षेत्र में चलाया जाता है 1829 से लेकर 32 में, और इसके नेता होते हैं तीरथ सिंह और मुकुंद सिंह बारमानिक। इसका कारण क्या होता है, वो भी बर्माही युद्ध से जुड़ा होता है। उस युद्ध में सैनिकों ने एक विद्रोह किया था जिसे कि हम लोगों ने पीछे की वीडियो में देखा हुआ है। अब वो विद्रोह जब सैनिक लोग करते हैं तो उसका स्थानीय लोग भी साथ देते हैं। तो स्थानीय लोग भी जब साथ देते हैं तो ये एक व्यापक रूप लेता है जिसे कि खासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया था। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार के जो आंदोलन या विद्रोह चले, वो हैं किसान आंदोलन। तो दोस्तों, किसान आंदोलन से जो जुड़े हुए जो बहुत सारे आंदोलन हुए हैं भारत में, शुरू में तो ये क्षेत्रीय आधार पे चलता रहा अलग अलग क्षेत्रों में, और बाद के समय में अर्थात 1857 के बाद में बड़े बड़े आंदोलन चले हैं, जैसे कि नील विद्रोह हुआ, बिहार का चंपारण सत्याग्रह होता है, खेड़ा का जो आंदोलन होता है, जहाँ से कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी भारत में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन चलते हैं और बाद में कई संगठन भी खड़े होते हैं। अलग अलग राज्यों में किसानों से संबंधित अलग अलग संगठन खड़े होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी संगठन बनता है, तो वो आंदोलन चलता है। तो उन सबों को हम खास करके 1857 के बाद जो किसान विद्रोह हुए उनको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में जो हम देखेंगे उसके प्रारंभिक कारण क्या थे किसानों के विद्रोह के और कौन कौन से मुख्य आंदोलन हुए या चले, उसको जानते हैं। तो किसानों से जुड़े हुए जो मुख्य कारण थे वो 2-3 कारण थे। पहला तो भू राजस्व व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था।
तीनों ही व्यवस्थाओं के अलग अलग दोष थे और इसमें किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा था। जैसे कि जमींदारी व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष क्या था कि किसानों से ज़मीन छीन लिया गया था, अर्थात ज़मीन का मालिकाना हक छीना गया था। तो ये एक बड़ा कारण होता है कि वो ज़मींदार और ब्रिटिशर्स के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। दूसरा कारण होता है कि फसल हो या ना हो, वैसी स्थिति में भी उनसे ज़बरदस्ती लगान वसूला जाता है और बहुत बड़ा बढ़ा हुआ लगान वसूला जाता है। तो वो एक कारण होता है। कई क्षेत्रों में कारण बनते हैं कि कुछ पर्टिकुलर फसल उन्हें उपजाने पर विवश किया जाता है। जैसे कि एक नील की खेती होती है, नील की खेती के लिए विवश किया जाता है कि किसानों को यही फसल उपजाना होगा। किसान लोग खाद्य फसलों को उपजाना चाहते हैं, जैसे धान गेहूं इन सब चीज़ों की खेती करना चाहते हैं, परंतु उन्हें नील की खेती, अफीम की खेती, पश्चिम घाट में जो क्षेत्र हैं महाराष्ट्र गुजरात, इन सब क्षेत्रों में कपास की खेती, कहीं कहवा कॉफ़ी की खेती, इन सब चीज़ों को करने के लिए विवश किया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि किसानों को एक विवश किया जाता है कि वो अंग्रेज़ों को ही अपनी उपज बेचेंगे और वो भी अंग्रेज़ों के द्वारा तय किए हुए रेट पे ही बेचेंगे। तो ये भी एक असंतोष का बड़ा कारण होता है, जिसकी वजह से कई जगह पे किसानों के विद्रोह खड़े होते हैं। कारण जो है सो यही 3-4 सामान्य रूप से कारण बनते हैं और जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह होते हैं। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एक विद्रोह है फरायजी विद्रोह और ये बंगाल में होता है। ये नील और अफीम की खेती के विरुद्ध में ये विद्रोह किया जाता है। नील की खेती से क्या होता है कि ज़मीन जो है सो वो बंजर हो जाती है, तो इसकी वजह से किसान लोग खेती नहीं करना चाहते हैं नील की, तो इसका विद्रोह होता है, इसकी वजह से विद्रोह होता है। अफीम की खेती भी ज़बरदस्ती करवाई जाती है, तो ये कारण बनता है। उसके बाद इसके नेता जो हैं वो सरियतुल्लाह होते हैं और बाद में इसका नेतृत्व दादू मियाँ करते हैं। अब रामोसी विद्रोह पर आते हैं 1822 ईस्वी में, और ये पश्चिमी घाट में चलाया जाता है। पश्चिमी घाट अर्थात कि महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला जो एरिया है वहाँ पे सह्याद्री का क्षेत्र, पश्चिमी घाट के जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र है उन्हें सह्याद्री कहा जाता है। तो वहीं पे रामोसी विद्रोह चलाया जाता है, होता है। और इसका भी कारण होता है वही अकाल होता है, और अकाल की स्थिति में भी लगान वसूली की जाती है। वो भी कठोरता पूर्वक लगान वसूली किया जाता है। तो उसके विरोध में ये विद्रोह होता है। फिर पाइक विद्रोह होता है 1817 में, और ये उड़ीसा में चलाया जाता है। यह विद्रोह होता है, इसके नेता होते हैं बक्सी जगबंधु, और यहाँ भी कारण होता है अत्यधिक लगान। दोस्तों अब हम आते हैं जनजातीय विद्रोह पर। तो 1757 के बाद में ही कई जनजातीय विद्रोह होते हैं। खास करके 19वीं शताब्दी के शुरू से जनजातीय विद्रोह शुरू होते हैं। इसका कारण क्या होता है कि अंग्रेज लोग अपनी जो नीति अपनाते हैं, खास करके आर्थिक नीति, उसमें क्या होता है कि वो कृषि क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं। अब इसके लिए वो जंगलों को काटते हैं ताकि जंगल को काट करके कृषि के क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। अब जनजातीय क्षेत्र जो हैं, जनजातीय लोग जो हैं, वो जंगलों में रहते हैं और उनकी जो आर्थिक गतिविधि है वो जंगलों से जुड़े होते हैं। वो जंगल के कंदमूल चुनते हैं, अलग अलग तरीके की वस्तुएं वो तैयार करते हैं, उन्हीं से उनका जीविकोपार्जन चलता है, उनका निवास स्थान होता है। तो जब जंगलों की कटाई शुरू होने लगती है तो जनजातीय लोगों के क्या होते हैं कि निवास स्थान सिकुड़ने लगते हैं, उनका रहने का स्थान छोटा बनने लगता है, सिकुड़ते जाते हैं। वो जंगल के अंदरूनी हिस्सों में सिमटते जाते हैं। और ख़ास करके दूसरी चीज़ें क्या होती है कि उन आर्थिक चीज़ों पर उनका नियंत्रण खत्म होने लगता है। जंगली जो उपज होते हैं या जंगली जो चीज़ें होती हैं, जिनसे जैसे कि बीड़ी का पत्ता या अन्य वस्तुएं जिन पर कि उनकी आर्थिक निर्भरता है,
वो जंगली कंदमूल चुनते हैं, खाते हैं। तो ये सब चीज़ों पर उनका जब नियंत्रण खत्म होने लगता है अंग्रेज़ों की इस नीति के द्वारा, तो इसके विरोध में कई विद्रोह होते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या किया जाता है कि अंग्रेजी लोग भारतीय एजेंट तैयार करते हैं। वो भारतीय एजेंट भी जनजातीय लोगों का शोषण करते हैं, उनके क्षेत्रों पर अधिकार करते हैं। कई मामलों में वो धूर्तता पूर्वक उनके संपत्ति पर अधिकार जमा लेते हैं। जैसे जनजातीय लोगों में एक कह लें कि एक बड़ी खराब आदत है कि उनमें नशे का प्रचलन ज़्यादा है, पहले भी थी, आज भी है। तो ये लोग नशे का प्रलोभन देकर, अर्थात उन्हें नशा करवा के, शराब पिलाकर या कोई अन्य नशा करवाकर धोखे से स्टाम्प पेपर पे कुछ लिखवा लेते हैं और बाद में उनकी ज़मीन को हड़प लेते हैं। उसके बाद कई मामलों में ये भी देखा गया कि वो जो एजेंट होते हैं, जिन्हें वो साहूकार भी कह सकते हैं आप, कि वो एक सूद पर पैसा देते हैं और उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो वो ऋण जाल में फंसते हैं और बाद में उनकी संपत्ति को हड़प लिया जाता है। अब इन्हीं सब चीज़ों का नतीजा होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े विद्रोह, जनजातीय विद्रोह होते हैं। जैसे आप झारखंड का उदाहरण लेंगे तो वो लोग जो हैं सिर्फ ब्रिटिशर्स से ही नफरत नहीं करते हैं, बल्कि जो भारतीय एजेंट होते हैं, जो नॉन ट्राइबल लोग होते हैं, उनसे भी वो घृणा करते हैं। उसका कारण क्या होता है कि वो लोग धूर्ततापूर्वक उनके संपत्ति को हड़पते हैं। इसीलिए वहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल होता है बाहरी लोगों के लिए, अर्थात नॉन ट्राइबल लोगों के लिए, दीकू शब्द का। और दीकू का मतलब उनकी भाषा में होता है लुटेरा या डाकू। तो वो कहते हैं कि ये बाहरी लोग हमारी चीज़ों को लूट रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, तो इसलिए उन्हें दीकू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब स्थितियां थी और इन्हीं स्थिति और परिस्थितियों में जनजातीय विद्रोह होते हैं। उनको हम देख लेते हैं। कारण तो यही सामान्य से होते हैं और अलग अलग जहाँ पे जनजातीय लोग निवास करते हैं वहाँ पे ये विद्रोह होते हैं। जैसे झारखंड में, उड़ीसा में, नॉर्थ ईस्ट में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, एमपी में, आंध्र प्रदेश में कई जगहों पे जनजातीय विद्रोह होते हैं। तो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। हो विद्रोह 1820, 22 और 32 में होते हैं। इसके नेता होते हैं राजा पराहत। छोटा नागपुर क्षेत्र या सिंहभूम क्षेत्र में झारखंड का यह चलाया जाता है और वही जंगल कानून और साहूकारी व्यवस्था के विरुद्ध। दूसरा है कोल विद्रोह 1831-32 में। बुद्धो भगत और गंगा नारायण के द्वारा इसको नेतृत्व दिया जाता है। ये भी छोटा नागपुर क्षेत्र में चलाया जाता है झारखंड के। भील विद्रोह 1818 से लेके 48 तक चलता है। राजस्थान और महाराष्ट्र के क्षेत्र में चलता है यह आंदोलन या विद्रोह होता है। इसके नेता होते हैं सेवाराम, त्रयंबक, दौलत सिंह और ये साहूकारी व्यवस्था के विरुद्ध मुख्य रूप से यह विद्रोह होता है। फिर है कोली विद्रोह 1824 से लेकर 48 तक गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में। इसके नेता होते हैं भावसरे, चिमनजी जाधव और नाना दरबारे। फिर सिंघपो विद्रोह 1830 से लेकर 39 तक, यह असम में होता है और इसके नेता होते हैं रनुआ गोसाई। फिर कोया विद्रोह ये आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में होता है 1840 से लेकर 1924 तक। अलूरी सीतारामोजी इसके नेता होते हैं। फिर खोंड विद्रोह 1846 से 55 के बीच में उड़ीसा में। चक्र गोसाई इसके नेता होते हैं। अब है सबसे महत्वपूर्ण संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 में संथाल परगना में चला था और कहा जाता है कि यह विद्रोह जो था इतना उग्र था कि इन्होंने लगभग बाहरी लोगों को या अंग्रेज़ों को संथाल परगना क्षेत्र से लगभग भगा दिया था। इसके प्रमुख नेता होते हैं सिद्धू और कानू और इन्हें पकड़कर बाद में मार दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। दामने कोह
एक शब्द जुड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण शब्द है, यह पूछा जाता है एग्जाम्स में, दामने कोह क्या होता है। तो संथाल परगना के वो क्षेत्र जो कि जंगलों को काट कर खेत में बदला जाता है, तो वैसे क्षेत्र को दामने कोह कहा जाता है और वैसे क्षेत्रों में संथाली लोग निवास करते हैं। मुंडा विद्रोह है, यह भारत का सबसे हिंसक विद्रोह में से एक माना जाता है। मुंडा विद्रोह जो कि 1899 और 1900 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर एरिया में हुआ था। इसके नेता होते हैं बिरसा मुंडा। अब है जेलियांग रोंग विद्रोह, ये 1917 से 1919 के बीच में मणिपुर में चलाया जाता है और इसकी खासियत होती है कि इसकी एक वहाँ की रानी होती है, मणिपुर की रानी गौडनल्यू, वो इसको नेतृत्व प्रदान करती हैं। अन्य प्रमुख नेता होते हैं जैदो नांग। फिर है रंपा विद्रोह 1879 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में ही, और इसका भी नेतृत्व करते हैं सीताराम राजू, और इसका भी कारण होता है वन कानून और जागीरदारी व्यवस्था। तो ये थे कुछ जनजातीय विद्रोह। अब हम आते हैं चौथे प्रकार के विद्रोह, जिसे सैनिक विद्रोह कहा जाता है। तो दोस्तों, सैनिकों के भी कई विद्रोह हुए थे, जिसे कि हमने पीछे की वीडियो में कई जगह पर उसका जिक्र आया भी है। जैसे कि एक विद्रोह है 1806 ईस्वी में बेल्लौर का सैनिक विद्रोह। उस समय मद्रास के गवर्नर होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि बाद में भारत के गवर्नर जनरल भी बनते हैं। तो उनके समय में बेल्लौर का विद्रोह हुआ था। उसका कारण क्या होता है कि सैनिकों को कहा जाता है कि पगड़ी नहीं पहनेंगे, उसके बदले में हैट पहनेंगे, माथे पे तिलक नहीं लगाएंगे। तो इन सब चीज़ों पे जब रोक लगाई जाती है तो उसका विद्रोह सैनिकों ने किया था। तो दोस्तों, सैनिकों के जो विद्रोह होते थे उसके कई कारण होते थे। एक तो होता था कि धार्मिक कारण, जो कि जैसे कि यहाँ पे धार्मिक चिन्हों पर जैसे तिलक लगाना या पगड़ी पहनना, इन चीज़ों पर जब रोक लगाई गई तो उसका भी विरोध किया गया, विद्रोह हुआ। उसके बाद एक कारण होता है कि उन्हें समुद्री यात्रा पे भेजा जाता है, वो भी एक कारण बनता है। फिर बाद में कारण बनता है कि जैसे कारण बनता है कि कारतूस का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें सूअर और गाय की चर्बी मिली हुई है। खास करके 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण बनता है वही होता है। अब इसके अलावा एक और कारण होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और वो कारण होता है कि भारतीय सैनिकों के साथ जो यूरोपियनों का सलूक होता है वह बहुत बुरा सलूक होता है। भारतीय सैनिकों को सिपाही कहा जाता है, उन्हें सेना भी नहीं माना जाता है, उन्हें सिपाही कहा जाता है। तो एक वो भी कारण था। और भारतीय जो सैनिक होते हैं उनकी सुविधा और अंग्रेजी सैनिकों की सुविधा में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। यूरोपीय सैनिकों के वेतन 5 गुना ज़्यादा होते हैं भारतीय सैनिकों से। इसके अलावा भारतीय सैनिकों को ऊंचे पदों पे जाने से रोका जाता है। ऐसे ऐसे नियम बनाए जाते हैं कि भारतीय लोग नीचे के पदों पे ही रहें। तो एक वो कारण होता है। उसके बाद कई वेतन और भत्ते जो हैं अंग्रेज़ों को दिए जाते हैं, भारतीय सैनिकों को नहीं दिए जाते हैं। फिर कुछ मामले होते हैं कि अंग्रेजी अफसर जो हैं वो भारतीय सैनिकों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। जैसे कि आप ये सुनते होंगे कि हमारे यहाँ जो फौज में तो नहीं, खास करके कई जगहों में जो पुलिस व्यवस्था में उच्च अधिकारी जो होते हैं अपने नीचे के लोगों के साथ में, सिपाहियों के साथ में वो गाली गलौज से बात करते हैं। तो अंग्रेज लोग यही चीज़ किया करते थे कि वो भारतीयों को गाली गलौज भी किया करते थे। तो इन सब कारणों से भारतीय सैनिकों में एक असंतोष की भावना होती है, जिसकी वजह से कई विद्रोह होते हैं। 1806 का विद्रोह होता है। फिर 1828 में जब बर्मा का युद्ध होता है तो उसमें भारतीय सैनिकों को रंगून जाने के लिए कहा जाता है, और उस समय समुद्र यात्रा भारतीय धर्म के अनुसार से गलत समझा जाता था।
इस पर विद्रोह हुआ। इसके बाद 1844 ईस्वी में एक नियम बनाया जाता है कि हैट पहनने पर मजबूर किया जाता है, और ये बात फैलती है कि उस हैट का ये जो फीता होता है उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। तो उस बात पे 1844 में विद्रोह होता है। फिर लॉर्ड डलहौजी के समय में एक नियम बनाया जाता है जो सिपाहियों के लिए या सैनिकों के लिए पहले पत्र व्यवहार की मुफ्त व्यवस्था थी, अब उस पर चार्ज लगा दिया जाता है 2 पैसे का, तो उस पर भी विद्रोह होता है। उसके बाद 1856 में एक नियम बनाया जाता है लॉर्ड कैनिंग के समय में कि अंग्रेज अधिकारियों के बात को मानना, उनके हुक्म को मानना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये सब कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से भारत में सैनिक विद्रोह होते रहे हैं, और ये इसी तरीके का सैनिक विद्रोह 1857 में होता है, जिससे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा गया। तो उसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, खास करके वैसे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी ज़रूर से बजा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर हम मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।